क्लियर कट कहा था कि छोटे बच्चों का शोषण होता है, बहुतों को खाया जाता है, कैनिबलिज्म है, वहाँ पर अलग अलग तरीके की पूजा पाठ होती है, बड़े बड़े लोग, इनफैक्ट मैंने उस पर्टिकुलर एपिसोड में नाम तक लिए थे बिल गेट्स और इस तरह के, बट उस समय पे लोगों को लगा यार कुछ भी ये बोल रहा है एज यूजुअल। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ सच निकली। कोई कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी हैं, बिल्कुल। कोई कह रहा है एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े हमारे इधर के उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनफैक्ट आज टिल दिस डेट बहुत सारे विक्टिम्स यही ब्लेम करते हैं कि उस अटर्नी के कारण अगर वो उधर रोक दिया होता तो ये सारी चीज़ें आज हम एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब इस आइलैंड में जाने का एक तरीका होता था, जिस स्पीड बोट से सीक्रेटली सारे बड़े बड़े बिलियनर्स, सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके जाते थे, उसका नाम क्या दिया था? लोलिता एक्सप्रेस। ऐसे ऐसे नाम डाल दिए गए जिसमें लोग कहेंगे नहीं ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पता नहीं लग सकता है। अचानक से एप्स्टीन फाइल रिलीज होने के जस्ट एक दिन पहले बिल गेट्स के पीआर की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि बिल गेट्स हैड सम मल्टीपल अफेयर्स इन द पास्ट। अचानक से क्यों आने लग गए? इस सीरीज के पहले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे एप्स्टीन नाम के आइलैंड के ऊपर एप्स्टीन फाइल्स दर्ज होती रहीं और दुनिया इससे बेखबर रही। लेकिन ये इकलौता ऐसा कोई एप्स्टीन आइलैंड नहीं था, या ऐसी कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी, या कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप नहीं था जो दुनिया के अंदर इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे थे। बल्कि कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हिस्ट्री में भी रही हैं और आज की डेट पर भी हैं, जिनके बारे में हमें और आपको खबर तक नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी सोसाइटीज के अंदर बहुत अच्छा और बहुत घिनौना दोनों तरीके के काम होते हैं। डिपेंड करता है कि वो सोसाइटीज किन लोगों से मिलकर बनी है। तो ऐसी ही कुछ और सोसाइटीज का भी जिक्र हम करेंगे एपिसोड 2 में। आपने एपिसोड 1 को देखा, पूरा देखा, अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप एपिसोड 2 और 3 जरूर देखें। हम इस पॉडकास्ट में आपको एपिसोड 2 दिखाने वाले हैं। आज की डेट में कहीं ऐसा आपको क्लू है कि कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट स्पेस ऐसा है जहां पर कुछ ऐसा हो रहा है और भविष्य में हम उसकी खबर पड़े? यार देखिए, हैं तो काफी ज्यादा एक्टिव हैं आज की डेट बहुत में बहुत एक्टिव हैं, मतलब क्योंकि कहते हैं ना, नशेड़ी नशा नहीं छोड़ता है, जगह बदल देता है, ठेका बदल देता है। बहुत बहुत खूब बोला है, और यही वाली चीज हो रही है। देखिए, ये ना पूरे इतिहास से चलते आ रहा है। इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों तो हम ना एक एक करके डिकोड ही कर लेते हैं। जैसे पहले कुछ ऐसे जगहों के, मैंने बिल्कुल असैसिन्स की बात करी, तो ये थोड़ा मिडिल ईस्ट से एक कंसेप्ट चालू हुआ था। मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, और इसी का रिफ्लेक्शन अब लोग समझदार है वो समझ जाएंगे कहाँ कहाँ पे देखने मिलता है। सो मिडिल ईस्ट में एक असैसिन्स का जो क्रीड, जिस पे गेम भी बना है, मूवी भी बनी है, उसी तरीके का एक बना हुआ था। उसमें क्या करते थे, उसका जो मेन लीडर था वो एक सीक्रेट सोसाइटी बना रहा था, और उस सीक्रेट सोसाइटी का काम केवल एक था कि पावरफुल लोगों को अपने इसमें रखना है, ठीक है, और जब चाहे हमारे प्यादे अपना जान देने को तैयार हो जाए। तो इनके लिए क्या करवाता था, इनको आज हम शायद इस चीज को ड्रग्स कह सकते हैं, बट एक न्यूरोकेमिकल देके, जब बच्चे छोटे होते थे, 12-13 साल के लड़के होते थे, उनको पहले उस जोन में ले जाते थे, ट्रांस जोन में, और उनके सबलिमिनल माइंड में डाल दिया जाता था कि तुम जन्नत में हो। उनको 3-4 दिन कंडीशनिंग की जाती थी जन्नत में, मतलब हूर की परियां आ रही हैं, और एक इल्यूजन और उनके दिमाग में डाल दिया जाता था कि इस तरह के एक एरिया है जहाँ पर बहुत दूध जैसा पूरा पानी बह रहा है, सारी चीजें ही हैं। 4 दिन बाद उनको होश में लाया जाता है, और उनको ये बताया जाता था कि आप जिस जोन में थे वो टेम्पररी था, परमानेंट जाना है तो ये आपका मकसद है कि आपको मेजर राजा को सर्व करना है, और उसके लिए जब तुम जान दे दोगे दिल से, दैट इज व्हेन मिलेंगे 72 हुए। एग्जैक्टली। एंड ये जुनून इतना चढ़ जाता था कि ये लोग जाते थे बड़े बड़े पड़ोसी मुल्क के राजा को छुप के जाके मर्डर कर देना, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को मर्डर कर देना, ये सारे करते थे। एंड दे प्राउडली यूज्ड टू टेक कि हाँ मार दो, हमको तो जन्नत मिल जाएगी, ये सारी चीज़। तो वो असैसिन्स वाला था। लेकिन करीब 200-250 साल तक ये चीज़ चली, उसको रोका गया। भारत में एक बहुत बड़ी चीज़ चलती थी, उनको कहते थे ठग्स। हमको लगता है सिर्फ मूवी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल ठग्स। यह हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रॉब्लम यह है कि जो हिस्ट्री हमारे किताबों में पढ़ाई जा रही है और लोगों को पता है, वो आधी अधूरी और झूठी है, और मैनिपुलेटेड है, वो सब ने अपना वर्जन दिया हुआ है। बिल्कुल।
अगर असली हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपका तो लोगों से विश्वास उठ जाएगा कि जिनको आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो वो खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, सच्चाई के एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपने ही परिजनों को नग्न व्यवस्था में लिटा के उनके साथ सोते थे, ये देखने के लिए कि क्या मैं सही में एक सेलिबसी फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। महात्मा हूं या नहीं हूं। बिल्कुल, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, बड़े लोग समझदार हैं। तो अब इसमें क्या होता था, ठग्स के इसमें अगर हम बताएं जी। तो ये लोग क्या करते थे, जितने लोग उस समय पे चाहे ऊंट से व्यापार कर रहे हैं, चाहे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में करते थे, रास्ते में देखते थे, नोटिस करते थे और लूटते थे। बट सिर्फ लूटते नहीं थे, इनका ये मानना था, ये एक देवी को मानते थे। ओके। और इनको लगता था ऑन द कंसेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस, कि भाई हम जितना सैक्रिफाइस देंगे उतना देवी प्लीज होंगे, हम पावरफुल होंगे। और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी शायद इस चीज के बारे में बात करता, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, इन्होंने अपने पूरे काल में 20 लाख से ज्यादा लोगों को मार के गाड़ा है, इसी तरीके से लूट का मारा। उसके बाद जब ब्रिटिश शासन आया तो वहां पर एक कमांडर थे जिन्होंने पूरी कमान हाथ में ली और इन सारी चीजों का सफाया किया। ठीक है। फिर एक और है काफी, जब हम ब्रेवेरियन हिस्ट्री के भी पहले थोड़ा सा जाते हैं तो हमको पता लगता है इल्यूमिनाटी। अब इल्यूमिनाटी का सबसे ज्यादा प्रेवलेंट था 1700 के आसपास का जो समय था, 1700s के आसपास सबसे ज्यादा प्रेवलेंट था। ओके। बेसिकली एक प्रोफेसर थे, हमेशा जब भी गवर्नमेंट और सरकार को लेके या जिस तरह के काम चल रहे हैं उससे तानाशाही से जब लोग परेशान होते हैं तो कभी ना कभी किसी प्रकार की पार्टी या कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। उस समय पे यही चीज थी, क्योंकि बहुत अजीब अजीब से रूल्स बन रहे थे, तो ये प्रोफेसर बन गए थे मसीहा उस चीज के कि हम बनाएंगे और इस गलत चीज से लोगों को निकालेंगे। और इन्होंने इस ग्रुप का नाम दिया था इल्यूमिनाटी, क्योंकि इन्हीं के नाम पे था। ठीक है। ये सबको ट्रेन करते थे, सबको तैयार करते थे कि हम ये सीक्रेट नॉलेज रखेंगे, इस तरह से लोगों को भड़काएंगे, इस तरह से यहाँ पर अटैक करेंगे, इस तरह से ये सारी चीजें हम करना शुरू करेंगे। बिल्कुल। बीच की चीजें बताऊं उससे पहले मैं बताता हूँ, इल्यूमिनाटी 11 वर्ष तक तो लोगों को पता ही नहीं था, तब भी वो फंक्शनल थी। वहां पर फंक्शन वो बहुत भयंकर तरह, पता कैसे चला? पता नेचर के कारण पता चला। एक बार ये महाशय अपने सारे जो इनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट पेपर्स, कहाँ पर हमारे लोग बैठे हैं, कहाँ छुप के रहते हैं, क्या क्या पता है इनको, ये सब लेके अपने टांगे के साथ जंगल के रास्ते से जा रहे थे। बढ़िया था, उस दिन बारिश हुई और उस दिन जोरदार बिजली गिरी और वो बिजली इन पे गिरी जिसके कारण मेन व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हो गई तो उस समय पे जो हम कह सकते हैं उस समय की पुलिस जब आई तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिवीर किए और हर जगह फतवा जारी हो गया कि इन लोगों को बैन करा जाए। लेकिन जो उनको नहीं पता था वो ये था कि ये सोसाइटी पहले से इस दिन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहती थी कि जिस दिन हमारे मेन पर्सन चले जाए उस दिन के बाद कैसे फंक्शनल करेंगे, क्योंकि एट द एंड हर कोई मॉर्टल है, ये उनको पता था कि किसी ना किसी दिन मौत हो जाएगी, तो क्या करें। तो इन लोगों ने अपने व्यक्ति अलग अलग देशों में पहले से ही छोड़ दिए, बिठा कर रखे थे। कोई यूरोप की तरफ निकल हेड गया ऑफ यूरोप, कोई साउथ एशिया, इस तरह से वो सीक्रेट सोसाइटीज चले गए। अब ये सोसाइटीज एट द एंड सब कैसे मर्ज हुई हैं वो मैं बताता हूँ। लोगों को अगर कुछ भी इससे समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि आगे भी हम इस तरह के डिस्कशन करें। तो अब अलग अलग एरियाज में कुछ पावरफुल फैमिलीज निकलने आई जो अल्टीमेटली इनके साथ जुड़ी। तो पहले यूरोप से निकली, उसको हम कहते हैं रॉथस्चाइल्ड्स। रॉथस्चाइल्ड्स का आखिरी इंटरव्यू फिलहाल जो ओपन एयर पे इंटरव्यू, वो आई थिंक सो 14 या 16 साल पुराना एक यूट्यूब पे छोटा सा मिलेगा जो सीनियर रॉथस्चाइल्ड का है। रास्ते में एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर, क्योंकि टीवी वाले रिपोर्टर्स तो शायद आजकल कहीं के भी, बट इंडिपेंडेंट रिपोर्टर ने वहाँ पर जाके और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था उस समय पे, ऐसे ही करते करते कुछ तो दिया था, गॉश यू फाउंड मी या समथिंग लाइक दैट। मतलब वो खुद हैरान थे कि मुझे कैसे ढूंढ लिया, बट ठीक है। और उनके आंखों में भी जो अलग से एक, देखिए एक बुढ़ापा होता है और एक बुढ़ापे में जो एक ग्लो आता है वो लगता है कि कुछ तो अलग किया जा रहा है। बट एनीवेज, तो रॉथस्चाइल्ड्स में कैसे थे, मात्र जब उनका जो पहला वंशज थे 12 वर्ष की उम्र में माता चले गई, पिता चले गए। अब 12 वर्ष में चले गए हैं तो अब सारा कमान खुद को लेना पड़ेगा, बट इन्होंने बोला कुछ भी करके करेंगे। तो विलियम हेसे नाम के एक राजा प्रिंस थे, वो उन प्रिंस के लिए काम करने लग गए। उस समय के जो प्रिंस थे तो वो प्रिंस की अकाउंटिंग करने लग गए कि वो हमको करो।
धीरे धीरे कुछ ही वर्ष में वो प्रिंस के इतने करीब आ गए और इतने लॉयल हो गए कि प्रिंस को लगा कि ये अपना बंदा है। ये इनको इसी टर्न ऑफ इवेंट की वेट थी। जैसे ही वो उस प्रिंस के इतने करीब आ गए तो इन्होंने बोला कि अब मास्टर प्लान खेलने का धीरे धीरे समय है, क्योंकि जब तक नौकरी करते रहेंगे तब तक तो अपन रईस और पावरफुल नहीं बनेंगे। एट द एंड पावरफुल तो बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा था कि भाई पावर इज एवरीथिंग। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो प्रिंस हैं उनको ना सिक्कों का बड़ा शौक था, सोने के सिक्के और इन सब का शौक था। तो अभी तक वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक पैटर्न नोटिस करा कि प्रिंस हर महीने इतने सिक्के तो मंगवाते ही हैं। तो अभी तक वो क्या करते थे कि प्रिंस बोलता था कि यार मेरे लिए 1 लाख ये मुद्राएं लेके आओ। ये जाते थे सप्लायर के पास, जाते थे 1 लाख मुद्राओं को जो कॉस्ट है वो देते थे और ले आते थे। अब इन्होंने बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया। ये क्या करते थे, इन्होंने एक एनालिसिस करके निकाल लिया कि भैया 1 लाख मुद्राएं तो हर महीने ये मांगने वाले हैं। ठीक है। जैसे मान लो 30 तारीख को ये मांगते थे प्रिंस, ये जाके 10 या 12 तारीख को खुद जाके अपने पैसे से ब्याज पे जाके पहले वो सारी मुद्राएं ले लेते थे। शॉर्ट एंड सप्लाई हो जाता था, लेकिन प्रिंस को मुद्राएं तो चाहिए। अब क्या होता था, वो 1 रुपए की मुद्रा को ही, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 रुपए की मुद्रा को 2 रुपए करके ये प्रिंस को बेचते थे। कैसे? खुद के जो मुद्राएं थी वो जाके उनको दे देते थे। ठीक है। प्रिंस रीटैली करते ही नहीं थे। तो बेसिकली जो पहले 1 रुपए की चीज मिलती थी, अब इनको प्रिंस को 2 रुपए मिल रही है। सामने वाले दुकानदार को 1 रुपए मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया। ऐसे कर करके करोड़ों रुपए पहले तो इन्होंने कमाए। ठीक है। अब दूसरा लेवल आया, बोले भाई ये चीज तो हो गई, अब ये इतने करोड़ कमाने लग गए। अब इनने बोला भाई पूरे दुनिया को सिर्फ एक चीज कंट्रोल करेगी। ये सारे लिखा पढ़ी वाले लोग, ये सारे पढ़ाने वाले लोग, ये बात करते हैं सफेद कागज की, बट दुनिया को सिर्फ हरा कागज चलाएगा। नोट। तो उन्होंने बोला असली पावर आएगा बैंक बनाने में। तो रॉथस्चाइल्ड्स ने पहली बार शुरुआत करी बैंकिंग एम्पायर में अपने कदम रखने के। और बैंकिंग तब तक बड़े हो गए थे, शादी हो गई थी, 5 पुत्र हो गए थे। 5 पुत्रों को अलग अलग कंट्रीज में बैंकिंग संभालने दिया और अपने ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी सिखाई थे। अब ये वो समय था जब बहुत युद्ध होते थे बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में। तो ये बोलते थे कि भाई सारे जो ये युद्ध हो रहे हैं इनके स्पॉन्सर्स हम होंगे। अगर एक्स वाई से लड़ रहा है, एक्स का स्पॉन्सर भी हम ही होंगे, वाई के भी हम होंगे। वाई भी। तो हम डिसाइड करेंगे वॉर में क्या होगा। अगर हमको चाहिए एक्स जीते, वो हमको ज़्यादा फेवर कर रहा है, उसकी पॉलिसीज़, अगर कोई नेता हमको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, तो सारा डोनेशन हम उसी को देंगे। ये काल्पनिक नहीं है, सच्चाई ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर सीन क्या हो गया कि ये सारा फंडिंग उस हिसाब से, और इनको अगर लगा कि भाई अच्छा ये वाई ज़्यादा तेज चल रहा है, इसकी फंडिंग ही रोक दे, तो ना इनकी आर्मी खाना खा पाएगी, ना सो पाएगी, ना कुछ करेगी, सरेंडर करेगी, हारेगी। इसके साथ इन्होंने अब तीसरा प्लान खेलना शुरू किया। नेपोलियन के उस समय पे बहुत वॉर चलते थे। तो एक बोलते हैं वाटरलू स्कैम ही बोल लीजिए, उस समय का स्कैम। किस तरह का स्कैम है, इसको आज के समय पे हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में। तो वाटरलू स्कैंडल में क्या हुआ था कि ये वो समय है जब फैक्स वैक्स नहीं था, कुछ नहीं था, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने पे बेयर मिनिमम 48 घंटे लगते थे। ठीक है। तो वाटरलू में नेपोलियन की हार हो गई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है। और ये सबसे पहले खबर इनको आई थी। कैसे? क्योंकि इन्होंने सबसे बढ़िया चीज करी थी कि द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन टुडेज वर्ल्ड वुड बी इन्फॉर्मेशन। उन्होंने ये करा। तो ये ना जब पूरे दुनिया के बड़े बड़े से उद्योगपति से लेके सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक मेल, पब्लिक पोस्ट ऑफिस इस पर डिपेंड करते थे। ये लोगों ने सबने अपना प्राइवेट बनाया हुआ था स्पीड के लिए, कि जो बोलते हैं ना प्राइवेटाइजेशन, कि भैया 10 रुपए ज्यादा देंगे, सबसे पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन। इनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ गया कि ब्रिटिशर जीत गए। लेकिन फिर बोले कि भाई इसका फायदा कैसे उठाएं। रातों रात उन्होंने उसी दिन PR करा, नेगेटिव PR। रुकिए, पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, पॉडकास्ट अभी भी जारी है। बस मैं आप छोटी सी बात आपसे कहने के लिए आया हूँ पॉडकास्ट के बीच में, और वो ये है कि आप अगर हमारे इस पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक तो जरूर करना, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये और कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दीजिए कि हम पॉडकास्ट में कहीं कोई कमी छोड़ रहे हैं, कहीं पर हमसे कोई गलती हो रही है, या हम आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर ऐसा है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आगे खरा उतरें।
और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप में से अगर आप 100 लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो 95 लोग ऐसे होते हैं जो हमें बार बार देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और ऐसे में हो सकता है कई बार हम कुछ ऐसा पॉडकास्ट करें जो आपकी पसंद का और आप तक ना पहुंचे, इसीलिए हम कहीं खोना चाहें आपसे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे हम हाइप कहते हैं। इसमें आप कमेंट बॉक्स वाली जगह पर अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपको हाइप बटन दिखेगा, हाइप कर देंगे तो ये पॉडकास्ट दूसरे लोगों तक भी जाएगा। तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ हाइप करना ना भूलें। पॉडकास्ट अभी भी जारी है, देखते रहिएगा। हर जगह वर्ड ऑफ माउथ फैला दिया, जैसे आजकल भी करते हैं कि भाई ब्रिटिशर हार गए। सब जगह जीते हैं, ठीक है, हर जगह हार गए, हर जगह तफरी हो गई, भाई नेपोलियन आएगा, नेपोलियन तो ऐसा राजा है, अब तो गुलाम बना देगा, अब तो ब्रिटेन खत्म। इस चक्कर में क्या हो गया, उस समय का अनऑर्गेनाइज स्टॉक मार्केट, 5 रुपए की चीज 50 पैसे हो गई। सारा जो दूध अगर मान लीजिए 5 रुपए का था वो 50 पैसे का हो गया। इन्होंने सारा का सारा अपने बैंकिंग फंड से सब खरीद लिया। 48 घंटे में जैसी खबर आई कि ब्रिटिश जीत गई, 50 पैसे की चीज रातों रात 5 की वापस, और रातों रात इन्होंने अपने पैसे को 25-30 गुना वहीं पे कर लिया। तो यहाँ पर इनको जैसे इन्होंने ये गेम प्लान क्रैक किया, इस गेम को इन्होंने बहुत जगह पे खेला। स्विस कैनाल का बहुत सारा पैसा उन्होंने दिया। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन रेलवेज में भी इनका पैसा लगा। जी, इंडियन रेलवेज में भी उनका पैसा लगा। ये बेसिकली हर उस एरिया को डोमिनेट, हर जगह इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया कि भाई कल को हम अपने टर्म से कंट्रोल। आप खुद सोचिए, अर्ली 1900s में जब यूएस जैसे कंट्री को सोने की कमी होने लग गई थी, सोने का रिजर्व्स चले गया था, 1 लाख किलो सोना इन्होंने रातों रात प्रोवाइड किया था जेपी मॉर्गन को कि भाई, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने मीटिंग बिठाई सबकी कि हमको बचाना है, इन लोगों ने 1 लाख किलो सोना, लो भाई इतने ब्याज पे। ब्याज देने का तरीका भी इनका बहुत इंटरेस्टिंग था। ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मंथली 12% 15% पे देते थे। क्यों? क्योंकि इनको हमेशा से ये हमने इसको ना हम आजकल इंश्योरेंस या हेजिंग कहते हैं, अपना रिस्क बचाओ। इनको ये लगता था कि यार कल को अगर कोई पार्टी को हम पैसा दे रहे हैं, वो हार भी गई, खत्म भी हो गई, तो हम 2-4 साल में वैसे भी पूरा पैसा निकाल लेंगे। मूल तो अपना अपने इसमें पूरी तरीके से विन विन में रहते थे। तो रॉथशाइल्ड्स की एक और खासियत थी कि बड़े अजीब सी चीज़ है कि हमारे फैमिली के सीक्रेट्स बाहर कहीं नहीं जाने चाहिए। अच्छा। किस तरह का पैटर्न है, किस तरह से हम कर रहे हैं, तो इनका अलग ही था। इनके जो सीनियर रॉथशाइल्ड थे जिन्होंने ये सब बनाना सिखाया, बोले अपने घर की शादी अपने घर के अंदर ही होगी, बाहर एक भी शादी नहीं। ओके। तो किसी ने बोला भाई ऐसा कैसे बाहर नहीं होगा, भाई किसी को बाहर प्रेम हो गया, क्योंकि बाहर कौन सी नस्ल के लोग हैं, क्या खून है, कौन क्या बोले, हमको कोई भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं अंदर के अंदर ही ये सारी चीज़ें हों। तो यहाँ पर हर कोई यही, इसका बेटा से इसकी बेटी, इसकी बेटे से उसका बेटा, कजिन्स में ही आपस शादी, कजिन्स में ऐसे ही करके 100 लोगों की पूरी फैमिली ये हो गई। ठीक है। एस्टिमेटेड जो आज के टाइम पे इस पूरी फैमिली का वेल्थ है, वाइट में शायद $300 ट्रिलियन है। इतना तो हम जीडीपी और इन सब में कैलकुलेट भी नहीं कर। बिल्कुल। अब बोलोगे ये क्यों नहीं दिखता? बिकॉज दिस इज डिवाइडेड अंडर 150+ लीगल ट्रस्ट एंड फैमिलीज। तो वो एक साथ कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, और इसमें ब्लैक वाले पार्ट को काउंट नहीं किया जाता है। इसी चक्कर में प्लस इट वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, क्योंकि इन्होंने एक चीज समझी थी कि ज़्यादा लाइमलाइट पे अगर हम रहेंगे तो वो हमारे लिए रिस्की, उतना ज़्यादा मीडिया उतना हमारे लिए हानि। बिल्कुल। तो हम इन चीज़ों से दूर रहना चाहेंगे, इसलिए अपना सुंगड़ी में हम अपना पीछे से हम सब कंट्रोल करेंगे, लेकिन फ्रंट पे कभी नहीं आएंगे। सारे प्यादे हमारे होंगे सारे। तो एक जगह से यहाँ से चल रहे थे रॉथशाइल्ड। इतने में ही गरीब घर से एक दूसरी जगह से निकल रहा था एक बंदा जो तेल का शहजादा बने, वो थे रॉकफेलर्स। रॉकफेलर्स में अगेन बचपन में मतलब रॉकफेलर के तो बाप को डेविल बिली द डेविल कहते थे, क्योंकि वो बचपन में जो उसके पापा थे वो ये करते थे, चूरन देते थे। चूरन इन द सेंस नकली बाबा बन के कि भाई ये ले लो वो तो तुम्हारा ये सही हो जाएगा, ये ले लो वो हो जाएगा। आजकल भी हैं काफ़ी, बट हाँ बस वही वाली चीज़ थी। उन्होंने उनकी मम्मी को जब तक ये पैदा नहीं हुए थे तब तक कन्विंस कर लिया था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बिना डिग्री का डॉक्टर हूँ। बाद में उनकी माँ को पता लगा अरे ये तो यार 2 नंबरी का काम करता है, कभी इधर बेवकूफ़ बना रहा है, फिर उधर से भाग रहा है, फिर इधर बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने बहुत मार पीट के, स्पेशली जॉन डी रॉकफेलर को ये ट्रेन कर दिया था कि दुनिया में किसी पे विश्वास मत करना, सिर्फ खुद पे विश्वास करना। जॉन डी रॉकफेलर बहुत स्मार्ट इंसान थे,
उनको पता था कि भाई दुनिया में पैसा ही सब कुछ होगा और पावर ही सब कुछ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। पैसा आएगा तो पावर आएगा और पावर आएगा तो मेरे हाथ में सब कुछ रहेगा। ये उनके दिमाग से बैठ गया था बिल्कुल बचपन से। तो एक किस्सा हुआ था, एक किस्सा ये हुआ था कि खुदान करते करते चर्च के पास जब एक बार इनको तेल की खुदान मिल गई थी, तो इन्होंने बोला यार तेल पे सब काम कर रहे हैं, रिफाइनिंग पे कोई काम नहीं कर रहा है। एट द एंड रिफाइनिंग सब जगह चलेगा, क्योंकि केरोसिन भी इससे बनेगा, क्रूड का बाकी कंपोनेंट्स भी इसी से बनेगा। और सबसे मास्टर प्लान इन्होंने बनाया, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट उस समय पे जो वेस्ट होता फेंकते थे, बोले वेस्ट का भी मैं कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने साइंटिस्ट को बैठा के वैसलीन निकाल लिया वहां से, हर चीज उन्होंने निकाल दी। तो वो उनको वर्टिकल इंटीग्रेशन जो आज के समय पे बिजनेस वर्ड्स में कहते थे, उस समय पे तो ये शब्द भी नहीं था, उनको ये सारी चीजें आती थी, स्ट्रीट स्मार्ट, वो सारी चीजें निकालते थे। उस समय पे रेलवे ट्रैक्स का सबसे बड़ा मालिक चैंपियन होता था वैंडरबिल्ट करके। तो वैंडरबिल्ट वाज द वन जिसने हर जगह पर रेलवे का वो बनाया था। तो तेल को अगर एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई भी करना है, क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण नहीं हुआ था, तो उसके लिए रेलवे ट्रैक्स का ही इस्तेमाल होना था। सो रॉकफेलर ने सीधे जाके उस समय के सबसे स्ट्रांग बंदे वैंडरबिल्ट को डील दी पहुंचने लेटर में कि भाई मेरे साथ डील करो, अगर तुम डील करते हो तो तुम्हारे रेलवे से रेगुलरली हर दिन इतने बैरल के तेल भेजूंगा। ओके तो तुमको फ्रेट चार्जेस मिल जाएंगे। बिल्कुल। और इतना उस समय पे कोई रोज का कोई कमिटी नहीं कर सकता था। ये बोला मैं करूंगा, कैसे करेगा इसने भी नहीं सोचा था, बट मैं करूंगा। और इसने ये सोचा था कि मैं बल्क डील लेके वॉल्यूम पे खेल के हायर मार्जिन अपने निकाल लूंगा। बहुत स्मार्ट। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, इन्होंने बोला अब मेरा किस्मत पलट गया, अब मैं मल्टी मिलियनर बनूंगा। इन्होंने सोचा था मल्टी मिलियनर उस समय। ठीक है। ये जा रहे हैं, उस समय पे तो एप्स भी नहीं होते थे ना, ट्रेन कितने बजे आएगी, क्या आएगी, ये वो आएगी, ऐसा करके। अब उस दिन जिस दिन इनको मीटिंग के लिए जाना है, सोचिए इतने टाइम पोस्टल 2-2 हफ्ते लगते हैं, तब तो ईमेल वीमेल था नहीं, उस हिसाब से फोन वोन भी नहीं था। बिल्कुल। तो इतने मुश्किल से हुआ तो इंसान तो चाहेगा पहुंचना। अब जिस दिन ये जाने वाले हैं, स्टेशन पहुंचते हैं, उन्हीं के सामने से ट्रेन निकल गई। अब इनने किस्मत को कोसा, अरे यार अब कैसे मैं बताऊं, और सामने वाला इतना बड़ा आदमी उस समय का, कैसे करूं। अगले दिन अखबार खोलते हैं, अखबार में दिखता है यही वाली ट्रेन, यूएस में पहली बार ऐसा हुआ है कि उस लाइन की वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गई है ट्रेन। इस दिन ये व्यक्ति जाते हैं चर्च पे, क्योंकि लोग चर्च मानते हैं, बोलते भगवान आपने मुझे दूसरा जान दिया है, अब मैं मिलियनर नहीं, मैं बिलियनर बनूंगा। एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़ा बिलियनर यही व्यक्ति बना। अब जॉन डी रॉकफेलर ने फाइनली वैंडरबिल्ट से डील करी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डील्स करी और बहुत बड़े बन गए। बाद में तो बहुत ज़्यादा युद्ध भी हुआ, बट रॉकफेलर्स के हम अगर इस एस्पेक्ट पे जो हम फाइनली कनेक्ट करेंगे वो मैं अगर बताऊं, तो रॉकफेलर्स का बाद में जब विभाजन भी हुआ, एंटी ट्रस्ट वाले आए, तो शेवरॉन बना और एक्सॉन मोबिल, आज की भी टॉप कंपनीज वही हैं, ये सारी चीज़ें। रॉकफेलर्स ने अपना सबसे बड़ा सिस्टम बनाया, वो ट्रस्ट सिस्टम, जिसको आज सारे बिलियनर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई भी बड़ा बड़ा बिलियनर एसेट्स अपने नाम पे नहीं रखता है, वो ट्रस्ट बनाता है, उसके अंदर रखता है कि कल को कोई केस वेस भी होता है तो मेरे ऊपर वो मेरे एसेट्स सेफ बचे रहेंगे। तो रॉकफेलर ने इतना प्यारा बनाया हुआ था। प्लस दूसरा रीजन ये था कि रॉकफेलर को शायद ये कंसेप्ट पता था कि तीसरी पीढ़ी यूजुअली जो भी आती है बिलियनर्स की, वो पैसा बर्बाद देती है। बट आज तक देखिए रॉकफेलर्स का पैसा बना हुआ है, क्योंकि उस ट्रस्ट, उस दिमाग के कारण जो उस व्यक्ति ने लगाया हुआ था। अब रॉकफेलर्स की ही एक चीज़ को लेके आज के सभी बड़े बड़े, चाहे वो एप्स्टीन हो, चाहे बड़े बड़े बिलियनर्स हमारे देश के, उन लोगों ने सीख लिया है। वो क्या था, वो एक इंसिडेंट था। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि रॉकफेलर्स के अगेंस्ट ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग पड़ गए थे, बट सबसे मेन थी एक जर्नलिस्ट पड़ गई थी पीछे। अच्छा, ये जर्नलिस्ट क्यों पड़ गई थी? क्योंकि रॉकफेलर्स जब रिफाइनरीज अंधाधुंध खरीदते थे या तो प्रेडेटरी प्राइसिंग करते थे, बढ़ाते थे, घटाते थे, तो बहुत सारे लोगों की इंडस्ट्री फैक्ट्री बंद हो गई थी। ऐसे में इसी जर्नलिस्ट के पिताजी एक बिजनेसमैन थे जो चलाते थे, उनकी बंद हो गई थी और उन्होंने सुसाइड किया था। तो इसके मन में आक्रोश था कि मैं बदला तो लूंगी, और वो हाथ धो के पीछे पड़ गई थी, जिसके चक्कर में ही ये केस इतना ज्यादा आगे बढ़ा। इसको चुप नहीं करा पा रहे थे, ना निपटा पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, ये बची हुई थी, जिसके चक्कर में एंटी ट्रस्ट वाला चला था। प्लस माहौल ऐसा बन गया था कि अगर गलती से इसको मार दिया तो पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाती है उस समय पे, तो वो भी नहीं कर सकते। तो उस समय पे क्या हो गया था कि रॉकफेलर्स, जॉन डी रॉकफेलर के जो फैक्ट्री थी, वहाँ पर बहुत ये होता था, वेजेस ढंग से नहीं दिए जाते थे, एक्स्ट्रा टाइम कराया जाता था, 17-18 घंटे काम कराया जा रहा है, बेचारी फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, उस समय पे ध्यान नहीं दिया जाता, सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। उस समय पर
एक सिंपल सी चीज़ कराई गई कि वहाँ पे मास फायरिंग करा दी गई जिसमें लोगों की मौत हो गई ओके और बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी होने लग गई, ये जर्नलिस्ट छाप रही है, वो डेविल का फोटो बन रही है वो। तब जो पत्ता इन्होंने खेला वही आज के बिलियनर खेल रहे हैं। उन्होंने लॉयर को हायर नहीं किया, उन्होंने डिटेक्टिव को हायर नहीं किया, उन्होंने उस समय के सबसे स्मार्टेस्ट पीआर एजेंट्स को हायर किया। ओके हर जगह तस्वीर छप रही थी जिसमें कि ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नाच रहे हैं। अचानक से इन्होंने अनाउंस किया कि आप लोगों को एक सर्विलियंस पैकेज मिलेगा। अचानक से वर्क आवर्स थोड़े से कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो नहीं पता। हर जगह मीडिया पे ये छपने लगा और वो पीआर से इतनी बढ़िया वाइट वॉशिंग हो गई जो कि आज भी काफ़ी सारे लोग करते हैं। बिल्कुल। तो ये उन्होंने मास्टर किया। तो यहाँ पर ये एक और बन गए। पर ये तो वो लोग हो रहे थे जो थोड़ा सा देखे देखे लगे गए कि हाँ भाई ये रॉकफेलर्स हो गए, रॉथस्चाइल्ड्स हो गए, वैंडरबिल्ट्स थोड़े से हो गए, एंड्रू कार्नेगी था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन वहीं पर पैरेलली हमारे देश में सिर्फ ठग्स ही नहीं और भी सोसाइटीज़ बन रही थी। इसका सबसे पहला उदाहरण आया था सम्राट अशोका जी के द्वारा। जी सम्राट अशोका जी के 9 सीक्रेट एजेंट्स थे। इनको सीक्रेट शिक्षा दी गई थी। एक ने लॉ को बहुत अच्छे से समझा था, एक के अंदर मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत अच्छी समझ थी। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है जब लुईस पास्चर यहाँ पर आए थे और जब तक उन्होंने निर्माण नहीं किया तो वहाँ पर इंडिया का एक उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया था, ऑटोबायोग्राफी में, कि भारत के ही एक व्यक्ति ने जो कि कोई सीक्रेट सोसाइटी था उसने आके मुझे इसका सोल्यूशन बताया था जिसके बाद मैंने पास्चराइजेशन निकाला था। मतलब वो भी इधर की देन थी। तो इन लोगों को कोवेटेड नॉलेज है जिनको पूरे रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग से दिया, किस प्रकार से पास करना है, कब देना है, कब नहीं देना है, किस तरह से आप पास करोगे, किस बच्चे को पास करोगे, किसको नहीं करना, ये सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड करी गई थी। ओके ऐसे कोवेटेड नॉलेज दिया। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है एक बहुत फेमस राजपूतों के राजा हैं, लोग कमेंट्स में बताएंगे कौन, उन्होंने अपने जब ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी अपने, तो उस समय पे तो राजा के वो रहते थे, लिखवाया था, उसमें लिखा गया है कि सीक्रेट सोसाइटी का एक व्यक्ति आया था, तब मुझे कहीं चोट लगी थी, उसने कोई जड़ी बूटी लगाई थी, कहीं कोई सही नहीं कर पा रहा था, रातों रात सही हो गया। और मैंने जब उससे पूछा था तो उसने बताया था मैं वही सम्राट अशोका के समय के जो पास ऑन हो रहा है, मैं उन्हीं का एक वो हूँ, पिलर हूँ सीक्रेट सोसाइटी का। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरा एक और अब इसको इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि बेसिकली एक बी से नाम शुरू होती है एक सोसाइटी की। यहाँ पर ऑलमोस्ट 148 दुनिया मतलब रशिया, इंडिया, जापान, यूक्रेन, हर जगह के सबसे पावरफुल लोग हर 12 साल में एक बार इधर मिलते हैं। यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, कोई टैब अलाउड नहीं है, कोई गैजेट अलाउड नहीं है, प्रॉपर चेकिंग होगी और मीडिया सख्त नॉट अलाउड है, कोई कैमरा नहीं है। ये एक बहुत ही कोवेटेड रेस्टोरेंट के अंदर एक पर्टिकुलर रूम पे मिलते हैं। ओके और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आगे की दुनिया कैसे चलेगी। अच्छा इधर ये डिस्कशन होता है कि तुम 2 साल बाद ये वॉर का नाटक करना शुरू करोगे। तुम्हारी इकोनॉमी अगर अच्छे से नहीं चल रही, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो सारा डिफेंस का माल तुम इनको ये हो रहा है आजकल, होता है आज भी। आप खुद कनेक्ट करके देखिए। हमारे देश छोड़िए, हमारी पूरी दुनिया कभी भी पूरी शांत, वो वर्ल्ड पीस कभी नहीं हो पाएगा। सॉरी टू से यार, किसी को अगर बुरा लगे, क्योंकि वर्ल्ड पीस करने की जो बात कहते हैं जो कंट्री, वो तो सबसे बड़ी डिफेंस सप्लायर है, आर्मामेंट सप्लायर है। अगर वही आर्म्स ही सप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आप वही देखो, अगर एक तरफ वो बोलते हैं एक देश को कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी उधर ही हैं और सबसे अगले दिन दिखता है कि उन्हीं की एक बहुत बड़ी फंड उनकी कंट्री की अचानक से फंडिंग कर देती है। ऐसा कैसे हो जाता है? और इधर दोगलेपंथी करती है। आप खुद सोचो, आज जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे देश की क्या मजबूरी रही है। दुर्भाग्यवश 3 लोगों की मृत्यु हो गई है जो नेवी में गए हुए हैं, बट स्टिल थैंक यू किया जा रहा है हर जगह पे। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब ठीक है, अब इसको हम पॉलिटिकल विवाद नहीं करेंगे, लेकिन ये हर्ष हो चुका है। बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं कि किस प्रकार से कौन सी इकोनॉमी चलेगी, कहाँ पर वो है, और ये सारी मिली भगत होती है। ये लोग डिसाइड करते हैं आने वाले समय पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, कोविड की बात करते हैं। 2020 लॉकडाउन का समय, पूरा पैनिक मचा हुआ है, बहुत भयंकर, हम लोग सोच भी नहीं पा रहे क्या हो रहा है। हर जगह मीडिया, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, यही चीज़ चल रही है। करेक्ट। आप थोड़ा हिंट साइड में जाके देखिए, मैं ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ, उस दिन को याद कीजिए, पहला जब चाइना में केस आया,
फिर पुणे में हमारा केस देखने मिल गए, बैंगलोर में अब काफ़ी केस देखे, फिर पूरे देश में हुआ, फिर लेजिट हम आए दिन यही देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होते जा रहे हैं लोग, ये हो रहा है, करके गायब हो गया अचानक से। एग्जैक्टली पूरी दुनिया से अचानक ऐसा लगा कि बहुत बॉम्बार्डमेंट करी गई, रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस गिर गए, फिर सारे अचानक से एसेट सब ठीक हो गया। और अचानक से सब ठीक हो गया, और जो बिलियनर थे वो ट्रिलियनर होने लग गए। दैट इज नंबर 1। चलिए ठीक है, वो छोड़िए। लास्ट कुछ समय से भी आप चीजें देखिए, अचानक से हर कोई अरे ये हो रहा है, 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 बहुत बड़े इशू। अरे आप हम जहां बैठे वहीं की बात कर लीजिए। अचानक से 900 के AQI के नीचे की बात ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल। आज जब हम बैठ रहे, कौन सा अखबार छाप रहा है AQI के बारे में, कौन सी मीडिया छाप रही है AQI के बारे में? तो आप ये बोल रहे हो कि जितने भी इश्यूज उठते हैं वक्त के साथ वो उठते नहीं है, वो उठाए जाते हैं। उठाए Reason भी behind जाते that, हैं, हम सब लोग पपेट्स हैं जिन्हें वो नचा रहा है और अपना Absolutely. फायदा कमा रहा है। और फिर उसके बाद दबाए जाते हैं। ओके तो ये जो सोसाइटीज होती हैं, इनका कार्य एक सिंपल सा है, इसी को हम कहते हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही डिसाइड कर रही है कि क्या है। और अब मैं आपको और आपकी ऑडियंस को कुछ वो देता हूं, मैं चाहूंगा वो लोग कमेंट्स में बताएं कि हाँ क्या कुछ क्लिक कर रहा है। पहला सवाल आपसे, आज से 10 साल पहले कितने लोग बात करते थे दैट 10,000 स्टेप्स इज व्हाट यू नीड टू टेक डेली? नोबडी। वहीं पर आज कितने लोग स्मार्ट वॉचेस एंड वूप और इस तरह की चीजें पहन रहे हैं? ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। ठीक है। आज से 10 साल पहले बहुत सारे लोग कहते थे कि टीवी मत देखो, टीवी ज्यादा मत देखो, क्या हो गया, आंखें खराब हो जाती है। आज कितने सारे लोग मोबाइल फोन और लैपटॉप में दिन भर सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। 1 साल के बच्चे को भी क्या नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। आज से ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले, 20 साल पहले भारत के घर घर में देसी घी का खाना खिलाया जाता था। बिल्कुल। आज क्या अचानक से सिर्फ तेल का बहुत सारा सेवन नहीं बढ़ गया है? आज से 10-15 साल पहले हम ये वेस्टर्न खाना, इसको कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन का नाम देंगे, पिज्जा, बर्गर एंड ऑल दोस थिंग्स, कितना हम भारतीय बात करते थे। बिल्कुल। आज बहुत ज्यादा क्विक सर्विस, एक बार में सबसे पहली चीज सैंडविच, बर्गर या पिज्जा ही ऑर्डर होता है। आज से 20, 25, 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो मे बी पापा या दादा के टाइम पे जाते हैं, जो छोटा सा टीवी भी अगर आ गया या रेडियो आ गया, वो चलता था 20 साल, बिल्कुल 25 साल। एक फोन आता था, उसको 10वें माले से भी फेंक दो, वो जिंदा टूटता नहीं था। आज फोन में खराबी कब से आने शुरू हो जाती है? 6-8 महीने, 9 महीने। हम्म। बहुत अच्छा यूज कर रहे हो तो 1.5 साल, 1-1.5 साल, अदरवाइज आ जाती है। अपडेट आके भी आपका फोन खराब होने लग जाता है। बिल्कुल। हाँ, एक पर्टिकुलर कंपनी तो बदनाम है इस चीज के लिए। बिल्कुल, वो सच भी है। तो आप देखिए, तब तो ड्यूरेबल होती थी, आजकल उल्टा इनोवेशन तो बढ़ गई है ना, तो हमें तो और ड्यूरेबल चीजें होनी चाहिए। करेक्ट। आप वो सोचिए, एक जमाने में बल्ब लेते थे 8-8, 10-10 साल चलते थे, 2 साल से ज्यादा चल जाए आज बहुत बड़ी बात हो गई है। बिल्कुल करेक्ट। आज से कुछ साल पहले आपको मैक्स एक फोन वो तो की जरूरत पड़ती थी। आज ऑन एन एवरेज सबके पास 2 फोन है। आज से 30-35 साल पहले प्रोग्राम्स आते थे, जैसे दूरदर्शन खोलते थे तो रामायण आता था, जो उनके सीरियल्स भी आते थे दूरदर्शन पे, उसमें दिखाया जाता था पूरे जॉइंट फैमिली, सब लोग साथ में, फैमिली वैल्यूज एंड वैल्यूज वैल्यू। आज अचानक से लास्ट 20-25 साल में काफ़ी ऐसे सीरियल्स बने जिसमें दिखाया जाता है पति पत्नी और एक जन है, परिवारों में क्लेश हो रहा है, इसलिए अलग से ही रहना सही है, ये सारी चीज़ें हैं। अचानक से ये देखने मिल गया। आज से हम कुछ साल पहले अगर जाने की कोशिश करते हैं तो भारत का सेविंग्स रेट बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव नेशन थे, हम लोग क्रेडिट, लोन, इन सब पे भरोसा नहीं करते थे। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में डूबी है? सबका सिविल खराब है, सब लोग और इसलिए सबका माइंड भी खराब है। बिल्कुल। इस चीज़ पे आज से 20 साल पहले आपको अगर किसी से प्रेम है, 20-25 साल पहले वो छोड़ के जाती थी, तो एक्सट्रीम केसेस में आप दारू पीते थे, 3-4 महीने में सही होते थे, धीरे धीरे करके रिकवर करके आगे बढ़ते थे। वन ऑफ एक्सेप्शनल केसेस को हम हटाते थे। ठीक है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले अगर आप
दुर्भाग्यवश किसी एग्जाम में फेल होते थे, पापा लठ मारते थे भयंकर वाली, लेकिन फिर पापा सॉरी पापा, बोले तेरे को गले में बैठना पड़ेगा क्या, तेरे को पढ़ा क्यों लिखा रहे हैं, ताकि तू जाके कुछ अच्छा नाम करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सह लेते थे। आज अगर पापा मम्मी ने आपको तू खाना क्यों नहीं खा रहा ये भी बोला ना, तो सामने वाला बोलता डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन इज सच अ कॉमन थिंग। एग्जैक्टली। मैक्सिमम लोग, सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, डिप्रेशन यस हो रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है, पर मुझे लगता है 50% लोग 10 साल का बच्चा भी पिल्स ले रहा है सब। एग्जैक्टली, विच इज नॉट ट्रू। आज से 7 साल पहले कितने इंडियन प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं? बहुत कम। आज प्रोटीन पाउडर है, प्लांट पाउडर है, वे पाउडर है, क्रिएटिनिन जरूरी है। अचानक से सबको विटामिन B12 और विटामिन डी की सबको कमी हो चुकी है। ओमेगा 3 के बिना आप चल नहीं सकते हो। प्रोटीन के चिप्स आ रहे हैं, प्रोटीन के वेफर्स आ रहे हैं, प्रोटीन के चॉकलेट्स आ रहे हैं। अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वज कितना लेते थे। अच्छा नहीं, अब इसमें देखिए वो हेल्थ फिटनेस, मैं नहीं हूँ भाई फिटनेस कोच, बट आप वो लोग डिबेट करने आएंगे, लेकिन उस समय पे अच्छा खाना मिलता था, ये खाना मिलता था। आजकल तो जिसको अच्छा मिल रहा है उसको भी यही बोल रहे हैं तुम्हें प्रोटीन की कमी है। तो अचानक से आपको हर जगह प्रोटीन 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 दिखने लग गया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको पता भी नहीं चल रहा और हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें डाल दी जा रही हैं। ये कौन कर रहा है? द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कर रहा है। इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है तो जहां आपको कुछ भी दे सकती है, आत्मा आपकी गिर भी सकती है। वो क्या है फिर? चलिए, तो उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पहले कुछ प्रैक्टिसेस तो ब्रूटल होते हैं। एक ब्रेवियरियन आइलैंड्स का एक किस्सा आया था। ब्रेवियरियन आइलैंड्स में ये वर्क किस चीज़ पे करता है? टाइम मशीन। क्योंकि ये आकृति जो हिटलर को दिखती थी, उसने कहा था कि भाई अगर तुमने समय पे काबू कर लिया और किसी तरह तुम पीछे के समय पे चले गए। इस देश में ज्ञानगंज और संभाला की भी हम लोग बहुत बात करते हैं। कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसे सोल्स हैं, ऐसे बॉडीज हैं जो